सभी सुनने वालों का आज की इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मिशन एक ऐसे छिपे हुए हीरो को समझना है जिसके बारे में आमतौर पर बहुत ही कम बात होती है। हाँ बिल्कुल। और वो छिपा हुआ हीरो है कॉपर यानी तांबा। सही कहा। जब भी तांबे या कॉपर का जिक्र आता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बिजली के तार, पुरानी पानी की मोटरें या फिर शायद पुराने ऐतिहासिक सिक्के। अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन आज की ये चर्चा तारों या सिक्कों पर बिल्कुल नहीं है, बल्कि खेती में कॉपर की उस अहम भूमिका पर केंद्रित है जो सीधे तौर पर हमारे खेतों, हमारी फसलों और अंत में हमारी थाली में मौजूद भोजन को जीवन दान देती है। ये एक बेहद प्रासंगिक और जरूरी विषय है क्योंकि कृषि विज्ञान में अक्सर नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटैश जैसे बड़े तत्वों का ही शोर रहता है, जबकि कॉपर जैसे सूक्ष्म तत्व खामोशी से पूरे इकोसिस्टम को संभाल रहे होते हैं। बिल्कुल। और इसी खामोश इकोसिस्टम को गहराई से समझने के लिए आज हमने 3 बेहद प्रामाणिक स्रोतों का सहारा लिया है। पहला है भारत सरकार का विस्तृत मृदा परीक्षण मैनुअल, दूसरा है उत्तराखंड राज्य के लिए जैविक संस्तुतियां और तीसरा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के 12 मापदंड। और इन दस्तावेजों की खासियत ये है कि ये केवल किताबी बातें नहीं हैं, इनमें दशकों की फील्ड रिसर्च का निचोड़ है। एकदम सही। तो श्रोताओं को मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगी कि इस ज्ञानवर्धक और रोचक चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस एपिसोड को लाइक और शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की परतें खोलते हैं। तो पौधों के संपूर्ण विकास के लिए कुल 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। अब इनमें से कॉपर एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट। मतलब इसकी बहुत कम मात्रा चाहिए, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अगर कॉपर की जरूरत इतनी सूक्ष्म है, यानी केवल कुछ ग्राम, तो फिर मिट्टी में इसकी कमी आ ही कैसे सकती है? ये सच में एक बहुत तार्किक सवाल है। दरअसल होता यह है कि मिट्टी में कॉपर की कुल मात्रा अक्सर पर्याप्त होती है, लेकिन वो उस रूप में नहीं होता जिसे पौधे आसानी से सोख सकें। अच्छा, मतलब वो मौजूद तो है पर पौधों के काम का नहीं है। बिल्कुल। अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो मैनुअल के अनुसार कॉपर को ग्रुप 4 में रखा गया है। इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेगुलेटर कहते हैं। पौधे इसे मिट्टी से सीधे धातु के रूप में नहीं ले सकते, वो इसे Cu2+ आयन या फिर चिलेट के रूप में ही अपनी जड़ों से सोखते हैं। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये जो चिलेट शब्द है, ये दस्तावेजों में काफी बार आया है। अगर मैं इसे एक साधारण दृश्य के रूप में समझूं, तो क्या चिलेट एक तरह का पंजा या क्लॉ होता है जो कॉपर के कण को चारों तरफ से जकड़ कर रखता है? हाँ, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। वो पंजा कॉपर को मिट्टी के दूसरे रसायनों के साथ मिलकर बेकार होने से बचाता है और जड़ों तक सुरक्षित पहुंचा देता है। तो जड़ों के अंदर जाने के बाद ये कॉपर आखिर करता क्या है? यहीं से असल जादू शुरू होता है। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के बारे में तो सब जानते हैं। हाँ, पौधे अपना खाना बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे की जो सूक्ष्म मशीनरी है वो काफी जटिल है। पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में एक विशेष एंजाइम होता है जो इस पूरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया को चलाता है। और कॉपर इस एंजाइम का मुख्य घटक है। सीधी सी बात है, अगर कॉपर नहीं तो ये एंजाइम काम नहीं करेगा। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया काफी हद तक कॉपर पर ही निर्भर करती है। मतलब ये किसी गाड़ी के इंजन में लगे उस छोटे से स्पार्क प्लग की तरह है, जिसके बिना चाहे टैंक में कितना भी पेट्रोल भराओ, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। बिल्कुल सटीक तुलना है ये। स्पार्क प्लग के बिना इंजन बेकार और कॉपर के बिना क्लोरोप्लास्ट। और शायद यही कारण है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के 10वें मापदंड में कॉपर को सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं रखा गया है। सही कह रही हैं। कॉपर एंजाइम गतिविधि के साथ साथ बीज की उच्च गुणवत्ता और पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सीधा योगदान देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत। हाँ, विशेषकर गेहूं और धान जैसी अनाज वाली फसलों में इसका बहुत बड़ा महत्व है। कॉपर लिग्निन नाम के तत्वों को बनाने में मदद करता है, जिससे पौधे की कोशिका भित्ति मजबूत होती है। अच्छा, तो जब दीवार मजबूत होगी तो फंगस या बैक्टीरिया आसानी से हमला नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। वो क्या? दस्तावेजों में एक हिडन हंगर या छिपी हुई भूख का जिक्र है। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत दिलचस्प लगा। आमतौर पर हमें लगता है कि पौधा बीमार है तो पत्तियां पीली पड़ेंगी,
लेकिन ये छिपी हुई भूख क्या है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो यही है कि जब पौधे भूखे होते हैं और उपज लगातार घट रही होती है, तब भी कोई बाहरी लक्षण दिखाई नहीं देते। मतलब बाहर से सब एकदम हरा भरा और स्वस्थ लगता है। बिल्कुल। और जब लक्षण असल में दिखते हैं, तब तक अंदर ही अंदर भारी नुकसान हो चुका होता है। ये तो सच में बहुत खतरनाक है। किसान तो यही सोचेगा कि सब ठीक है, तो जब आखिर में ये लक्षण उभर कर आते हैं तो पौधों में कॉपर की कमी को पहचाना कैसे जाए? मोटे तौर पर देखें तो पौधे के शीर्ष भाग की कलियां, जिन्हें टर्मिनल बड्स कहते हैं, वो जीवित रहती हैं, लेकिन जो नई पत्तियां निकलती हैं वो बिना किसी धब्बे के ही मुरझा जाती हैं। बिना किसी धब्बे के? हाँ, और उनका प्राकृतिक हरा रंग ओढ़ने लगता है, जिसे ब्लीच्ड क्लोरोसिस कहते हैं। शीर्ष भाग धीरे धीरे सूखने लगता है। मैंने पढ़ा कि अलग-अलग फसलों में इसके लक्षण बहुत ही अजीब और विशिष्ट होते हैं। जैसे आलू का उदाहरण ले लीजिए। आलू के मामले में नई पत्तियां तो मुरझाती ही हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि फूल आते समय टर्मिनल बड्स अपना तनाव या टर्गर खो देते हैं। यानी वो कड़ापन जिससे पौधा सीधा खड़ा रहता है, हाँ, वो खत्म हो जाता है और कलियां टूटकर गिर जाती हैं। बिल्कुल। और तंबाकू की फसल में तो नई पत्तियां स्थायी रूप से मुरझाई हुई ही रहती हैं, वो कभी सीधी खड़ी नहीं हो पाती। और सब्जियों में? सब्जियों में विकास पूरी तरह रुक जाता है। पौधों में कड़ापन नहीं रहता और वो ऐसे दिखते हैं जैसे किसी ने उनका रंग ब्लीच कर दिया हो। फलों वाले पेड़ों का क्या हाल होता है? जो पर्णपाती पेड़ हैं या फलदार पेड़ हैं, उनकी पत्तियों में पीलापन आ जाता है, रीसेटिंग होने लगती है और टहनियां पीछे की तरफ से सूखने लगती हैं, जिसे डाईबैक कहते हैं। डाईबैक तो बहुत ही गंभीर समस्या है। लेकिन नींबू प्रजाति या सिट्रस के बागानों के जो लक्षण लिखे हैं, वो तो किसी डरावनी कहानी जैसे लगते हैं। हाँ, सिट्रस में पत्तियां अजीब आकार की हो जाती हैं, जिन्हें मालफॉर्म्ड कहा जाता है। हल्के हरे रंग के बैकग्राउंड पर हरी नसों का एक बारीक जाल सा बन जाता है। और सबसे अनोखा लक्षण तो फलों पर दिखता है ना? सही कहा। सिट्रस के फलों पर से एक गोंद जैसा स्राव निकलने लगता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे गमी एक्सक्रेसेंसिस कहते हैं। फल फट जाते हैं और चिपचिपा पदार्थ बाहर आ जाता है। उफ, सोचिए अगर किसी फल से गोंद रिस रहा हो तो उसे बाजार में कौन खरीदेगा? ये तो किसान का सीधा आर्थिक नुकसान है। और क्या मिट्टी के प्रकार से भी कोई फर्क पड़ता है, जैसे जैविक मिट्टी? हाँ, जैविक मिट्टी या ऑर्गेनिक सॉइल्स में कॉपर की कमी मुख्य रूप से ज्यादा होती है। वहां नई पत्तियां एकदम सुई जैसी दिखने लगती हैं। नीडल लाइक। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि मिट्टी में कॉपर कम है? क्योंकि लक्षण का इंतजार करना तो बेवकूफी होगी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो मिट्टी का परीक्षण ही इसका एकमात्र सटीक तरीका है। आंखों से देखकर अंदाजा लगाना काफी नहीं है। तो इस परीक्षण या सॉइल टेस्टिंग में होता क्या है? प्रयोगशालाओं में DTPA या अमोनियम एसिटेट एक्सट्रैक्शन का उपयोग होता है। फिर एक मशीन होती है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या AAS, जिससे इसकी सटीक जांच की जाती है। ये AAS मशीन इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें कॉपर को पार्ट्स पर मिलियन या ppm में मापना होता है। मिट्टी में कॉपर की क्रिटिकल लिमिट 0.2 ppm निर्धारित की गई है। सिर्फ 0.2 ppm? ये तो बहुत ही कम मात्रा है। हाँ, और अगर मशीन में यह आंकड़ा 0 से 0.1 ppm के बीच आता है, तो स्थिति बहुत कम मानी जाती है। अच्छा, एक सवाल और है। क्या हम अनजाने में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कॉपर को पौधों तक पहुंचने से रोक रहा है? दस्तावेजों में एक चौंकाने वाला तथ्य है, फॉस्फेट को लेकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। खेतों में अंधाधुंध फॉस्फेट उर्वरकों का इस्तेमाल कॉपर की कमी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। लेकिन फॉस्फेट तो जड़ों के लिए अच्छा माना जाता है ना, ये दुश्मन कैसे बन गया? होता ये है कि बहुत अधिक फॉस्फेट डालने से मिट्टी में कॉपर बंध जाता है। फॉस्फेट और कॉपर आपस में मिलकर एक मजबूत बंधन बना लेते हैं। मतलब कॉपर वहां मौजूद तो है, लेकिन एक अघुलनशील रूप में। पौधे उसे ले ही नहीं सकते। बिल्कुल। और इसी वजह से पौधे कॉपर की कमी का शिकार हो जाते हैं। क्या भारत में ये समस्या गंभीर है? ऑल इंडिया डेटा के अनुसार भारत की लगभग 3% मिट्टी में कॉपर की कमी है। 3% सुनने में कम लग सकता है, लेकिन भारत के कृषि क्षेत्र को देखते हुए ये लाखों हेक्टेयर जमीन है। और कुछ राज्यों में तो ये बहुत ज्यादा है, जैसे तमिलनाडु में 6% और कर्नाटक में 5% मिट्टी कॉपर की कमी से जूझ रही है। तो इस पूरी समस्या का ठोस समाधान क्या है? कैसे हम अपनी फसलों को इस संकट से बचा सकते हैं? इन दस्तावेजों में इसके रासायनिक और जैविक दोनों उपाय बताए गए हैं। पहले रासायनिक उपाय की बात करते हैं। जैसे फलदार पेड़ों में जहां डाईबैक की समस्या आ गई है, वहां मिट्टी में प्रति पेड़
0.5 से 2 पाउंड कॉपर सल्फेट डालने की सलाह दी जाती है। इससे क्या होता है? इससे पौधे बहुत तेजी से रिकवर होते हैं और डायबैक की समस्या खत्म हो जाती है। ये तो एक तरह से तुरंत राहत देने वाला उपाय हो गया। लेकिन जैविक उपाय का जादू भी कम नहीं है। उत्तरांचल की जैविक संस्तुतियां एक बहुत ही खास समाधान बताती हैं। हाँ, वो वैम वाला उपाय। वैम यानी वेसिक्युलर ऑर्ब्यूस्कुलर माइपोराइजा नामक फफूंद। ये एक बेहतरीन जैविक समाधान है। आमतौर पर तो फंगस का नाम सुनते ही लगता है कि कोई बीमारी आ गई, लेकिन ये वैम तो एक मित्र फंगस है। एकदम सही। संस्तुतियों के अनुसार 1 किलो वैम को 50 किलो गोबर की खाद में मिलाकर जड़ों के क्षेत्र में डाला जाता है। और ये काम कैसे करता है? ये फफूंद पौधे की जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध बना लेती है। ये मिट्टी में मौजूद कॉपर और जिंक व फास्फोरस को घोलकर पौधों को उपलब्ध कराती है। यानी जो कॉपर फॉस्फेट के साथ बंधा हुआ था, ये फंगस उसे भी घोलकर जड़ों तक पहुंचा देती है। हाँ, और साथ ही ये फंगस गहराई से नमी खींचकर पौधों को सूखे से भी बचाती है। ये सच में प्रकृति का एक अद्भुत सिस्टम है। तो आज की चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि कॉपर भले ही कुछ माइक्रोग्राम चाहिए, लेकिन इसके बिना न प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, न एंजाइम काम कर सकते हैं और न ही बीज की गुणवत्ता अच्छी हो सकती है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के आधार पर मैं श्रोताओं के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। आज हमने देखा कि कैसे ज्यादा फॉस्फेट डालने से कॉपर पौधों को मिलना बंद हो जाता है। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अधिक पैदावार के लालच में सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे मुख्य उर्वरकों को थोपकर हम मिट्टी के उस सूक्ष्म और नाजुक इकोसिस्टम को नष्ट कर रहे हैं जो हमारे भोजन को असल पोषण देता है? ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। क्या हमारी फसलें सिर्फ पेट भर रही हैं लेकिन अंदर से कुपोषित हैं? ये सोचने का विषय है कि जमीन के नीचे और कौन से सूक्ष्म युद्ध चल रहे हैं जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं। सच में ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपनी खेती के तरीकों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। तो श्रोताओं, अगर आपको आज की ये विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एपिसोड को लाइक करें और अपने दोस्तों व किसानों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस अदृश्य युद्ध को समझ सकें। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप अगली बार मिट्टी के किस रहस्य को समझना चाहेंगे। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।